नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इसका भाग 2 है। भाग 1 जो है वह अपलोड किया जा चुका है। उसकी अगर पीडीएफ और इस वाले वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। यह बात किसने बोली थी? यह बात बोली थी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु ग्रंथ एक था, उसका नाम था आमुक्त माल्यद। यह जो इसकी रचना जो है वह तेलुगु भाषा में की थी, जिसमें उसने कहा था कि मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए एवं राजा को अपने चतुर्दिक राजनीति में दक्ष लोगों को एकत्र करके शासन करना चाहिए। और ये जो रचना है आमुक्त माल्यद, पुस्तक का मुख्य विषय जो था वह राजनीतिक वह शासन कला है। या मतलब एक तरीके से इस बुक में राजनीति के बारे में उसने ज़्यादा कुछ बताया है, ठीक है। और रामराय एक था। कौन? रामराय। ये जो पहले नंबर पे दे रखा है, रामराय जो था वह विजयनगर का मंत्री था। और जो सदाशिव था, सदाशिव के शासनकाल में राज्य की वास्तविक शक्ति जो है वह उसके हाथ में थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक कृष्णदेव राय द्वारा शासन कला मतलब स्टेट क्राफ्ट के विषय पर तेलुगु में रचना की गई थी? तो मैंने बताया था वह कौन था, वह था आमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो मैंने बताया था यह किस भाषा में की थी, या तेलुगु भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो इन्होंने कौन सा नगर बसाया था? इन्होंने नांगलपुर नगर जो है वह बसाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कृष्णदेव राय जी जो थे, इन्होंने कला के क्षेत्र में नांगलपुर के नवीन नगर की नींव डाली थी, जहां उसने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का जो है वह निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य में सहस्त्र स्तंभों वाले मंडपों और गोपुरमों का जो निर्माण है वह किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विजयनगर राज्य के राजस्व का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वह भूमि कर होता था हमेशा से, और भूमि का भली भांति सर्वेक्षण जो है वह किया जाता था। और राज्य जो है वह उपज के 6वें भाग को भूमि कर के रूप में वसूलता था। और ग्राम के स्वरूप भूस्वामित्व, उत्पादकता और उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखकर भूमि कर का निर्धारण जो है वह किया जाता था। और भू राजस्व के अतिरिक्त राज्य को अन्य विभिन्न स्रोतों से आय होती थी, जिसमें संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, और सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड आदि जो है यह प्रमुख रूप से थे। और विजयनगर साम्राज्य जो था, इसके द्वारा वसूल किए जाने विविध करों के नाम जो हैं वह आप नाम उसके नोट कर सकते हैं। पहला नाम था कदमाई, दूसरा नाम था मगमाई, तीसरा नाम था कनिकई, चौथा नाम था कत्तनम, पांचवा नाम था कड़म, छठवां नाम था वरम, सातवां नाम था भोगम, आठवां नाम था वारी, नौवां नाम था पत्तम, 10वां नाम था ईराई, और 11वां नाम था कत्तायम। तो ये जो थे या 11 प्रकार के ये जो कर जो थे वह विजयनगर साम्राज्य में लगाए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। जो पहला कथन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था, यही बात असत्य है। ये बात क्या है? यही बात असत्य है, और क्वेश्चन के हिसाब से यही बात सही हो जाएगी। दूसरा कथन है उसने हजारा मंदिर का निर्माण किया था, ये बात बिल्कुल सही है।
तीसरा कथन है कि उसने उड़ीसा, गुलबर्गा और उदयगिरी पर अधिकार किया था, ये भी बात सही है। और चौथा कथन है कि उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृष्णदेव राय जो था, इसने प्रसिद्ध हजारा जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था, जो कला के दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। और कृष्णदेव राय जो था वह महान सेना नायक था। उसने रायचूर दोआब पर, कहाँ पर, रायचूर दोआब पर अधिकार किया था। और 1513 में उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र देव को, किसको, गजपति प्रताप रुद्र देव को इसने पराजित किया था 1513 में। फिर 1514 में उदयगिरी को ये जीता था। फिर उसके बाद 1520 में उसने बीजापुर को जीता था, एवं गुलबर्गा का जो किला था उसको नष्ट किया था इसने, ठीक है। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वह 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक माना जाता है। उसके शासनकाल में पुर्तगाली एक यात्री था जिसका नाम था डोमिंगो पेस। उसका क्या नाम था, उसका नाम था डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस जो है यह आया था। और अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराय सेकंड के काल में आया था, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये जो था यह देवराय द्वितीय के काल में आया था, या इसके काल में, कृष्णदेव राय के काल में नहीं आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसके जो है ना, इसके दो ऑप्शन सही हैं, इसमें बी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है, ठीक है। और जो पहला कथन है वो वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। दूसरा कथन है कि विदेशी यात्री पेस और नुनीज उसके दरबार में आए थे, यह कथन गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही है लेकिन कथन गलत बोल रहा है। तीसरा कथन है उसके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उसकी प्रशंसा की है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त माल्यद की रचना जो है वह संस्कृत में की थी, क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं थी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है, इसका सही जवाब है तालीकोटा का जो युद्ध है वह 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्कन के सुल्तानों ने, जो दक्कन के सुल्तान थे, पहला कौन था, पहला बीदर थे, कौन थे, बीदर थे। दूसरा बीजापुर के थे। तीसरा जो था वो गोलकुंडा के थे। चौथा जो था वह अहमदनगर के थे। और याद रखिएगा कि इस तालीकोटा के युद्ध में जो बरार जो लोग थे, कौन, बरार लोग जो थे वह शामिल नहीं थे। इन लोगों ने संगठित होकर 23 जनवरी 1565 में उस स्थान पर जहां राक्षस तथा तंगड़ी नामक दो गांव थे, विजयनगर के विरुद्ध जो है इन्होंने युद्ध किया था। इस युद्ध को राजसी तंगड़ी, नाम नोट कर लीजिएगा, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हटी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बन्नी हटी भी नाम नोट कर लीजिएगा। बन्नी हटी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और राम राय को हुसैन निजाम शाह ने घेर कर मार डाला था। यह युद्ध जो था वास्तव में भारत के निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इससे दक्कन में हिंदुओं के प्रतिरोध का अवसर जाता रहा और 17वीं सदी में मराठों के अभ्युदय तक एक नए तुर्की वंश के शासकों के आक्रमण के लिए खुला रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद पानीपत, ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध यह जो हुआ था यह 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। फिर उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह जो है यह 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। फिर उसके बाद ये जो बी ऑप्शन दे रखा है खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जो है वह जीत हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है कि तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो मैंने बताया था तलीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था। तो यह जो हुआ था
या तलीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, वहाँ पर संघातिक प्रहार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तलीकोटा का युद्ध जो है वह किनके बीच लड़ा गया था? तो तलीकोटा का जो युद्ध है वह विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सैनिकें थी और दूसरी तरफ विजयनगर था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था वेंकट द्वितीय। राजा वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इस समय विजयनगर में वेंकट द्वितीय जो था वह शासन कर रहा था। वेंकट द्वितीय का जो शासनकाल है वह 1586 से लेके 1614 ईस्वी तक माना जाता है। वेंकट द्वितीय जो है वह अरावीडु वंश का शासक माना जाता है और जो रंगा द्वितीय जो है वो अरावीडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद जो पहले नंबर पे सदाशिव जो है वह तुलु वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। और जो बी ऑप्शन में तिरुमल दे रखा है, तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर अरावीडु वंश की स्थापना करी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति जो है वह प्रदान करी थी? यह कौन था? यह था वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर सम्राट धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते थे हमेशा से, ठीक है। अरावीडु शासक जो थे जिनका नाम था वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर स्थापित करने की जो है वह अनुमति जो है वह दे दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो है वह कौन सी थी? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो थी वह राज्यम थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। ये जो प्रांत हैं इनको प्रांत राज्य कहलाते थे ये। फिर उसके बाद कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की जो संख्या जो है वह सबसे अधिक मानी जाती है। प्रांतपतियों को अमर नायक, दंड नायक तथा नायक जैसी उपाधियों से संबोधित किया जाता था और प्रांतों को मंडलों में विभक्त किया जाता था, जिसे कोट्टम ये जो पहले ऑप्शन में दे रखा है ना, जिसे कोट्टम या वलनाडु कहलाते थे। और कोट्टम को नाडुओं में विभाजित किया जाता था। किसके? ये नाडुओं जो डी नंबर पे दे रखा है इनको नाडुओं में विभाजित किया जाता था। इन नाडुओं को मेला ग्रामों में विभाजित किया जाता था। किसमें? मेला ग्रामों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक मेला ग्राम में 50 ग्राम होते थे। 50 ग्राम का मतलब गांव होते थे। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उस छोटी इकाई का नाम उर था या ग्राम था। उर भी कहते थे और ग्राम भी कहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राज्यम जो थी वह सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो मैंने बताया था वह कौन सी थी? वह कोट्टम थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? जिलों को जो है वह क्या कहा जाता था? वह कोट्टम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आयंगर जो है वह किससे संबंधित थे? यह ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था का प्रचलन हमेशा से था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एक गांव जो थे गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया, ठीक है। इस ग्रामीण प्रशासनिक इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से जो है वह आयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगर कहकर पुकारा जाता था। इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वह साम्राज्य के द्वारा की गई और उनके पद जो है वो अधिकांशतः पैतृक हो गए थे। यहाँ तक कि वे अपने पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। उनको वेतन नहीं मिलता था, परंतु उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें राज्य के करों से
मुक्त रखा जाता था। उनका जो मुख्य उत्तरदायित्व था अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना बनाए रखना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अथवन का क्या मतलब माना जाता है? अथवन जो है इसका भू राजस्व विभाग से इसका मतलब होता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग का जो नाम था उसका नाम अथवन था, या इसको 58 भी बोलते थे। क्या बोलते थे? 98 भी बोलते थे। जबकि भूमि कर को, जो भूमि कर होते थे, भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था, जो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत माने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। विजयनगर के अमर नायकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय शासकों द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है उनकी सेवा के बदले में उनके सैन्य दल के रख रखाव के लिए भी उन्हें नगद भुगतान किया जाता था। मैंने बताया था नगद भुगतान नहीं किया जाता था इनको। तीसरा है वे निर्धारित सैन्य दल और हाथी रखते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और चौथा कथन है वे राजा को वार्षिक रूप से कर भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपहारों के साथ राज दरबार में उपस्थित होते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? तो किसकी राजनीतिक खोज थी? या विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर के अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता था? किसका संदर्भ प्रदान करता था? या सेना कमांडर का संदर्भ प्रदान करता था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? अमरम शब्द का जो अर्थ था वह सैनिकों का अनुदान से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के नायक जो होते थे वह कौन होते थे? वह सामंत प्रमुख होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलीगर जो है वह कौन होते थे? जो पोलीगर होते थे वह क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक होते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? उसको जो है वह नवमी डिब्बा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को जो है वह महानवमी डिब्बा कहा जाता था। इसका जो निर्माण है वह हम्पी में राजा कृष्णदेव राय जी द्वारा उदयगिरी विजय यानी कि उड़ीसा में के उपलक्ष्य में करवाया गया था। महानवमी डिब्बा जो है वह चौकोरनुमा संरचना होती थी जिसे आसपास के स्थानों से आसानी से देखा जा सकता था। इस ऊंची संरचना की चोटी पर दो तरफ बनी सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो बताते जाते हैं। तो पहला कथन बोल रहा है कि राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूरत्राण उपाधि का प्रयोग किया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ठीक है। तीसरा कथन है कि सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। यह बात गलत है। और चौथा है कि राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी मैंने बताया था 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस नगर को मध्यकाल का पहला हिंदू साम्राज्य माना जा सकता है। इसका जो वास्तविक नाम था वह कर्नाटक साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजसी आकृति जो है मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। विजयनगर की राजकीय भाषा जो थी वह तेलुगु थी। संस्कृत
संस्कृत और तमिल नहीं थी, वह तेलुगु थी। अर्थात सभी राजसी आदेश जो होते थे वो तेलुगु भाषा में लिखे जाते थे, जबकि बहमनी राज्य की जो राजकीय भाषा थी वह मराठी थी। कौन सी थी? मराठी थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आयोजित होने वाली सर्वाधिक वस्तु जो थी वह कौन सी थी? वो जो सर्वाधिक वस्तु थी वह घोड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विजयनगर का जो व्यापार है वह मलाया, वर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया और पुर्तगाल से होता था। कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, मसाले, इत्र आदि विदेशों को भेजे जाते थे तथा घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि विदेशों से मंगाए भी जाते थे। और विजयनगर साम्राज्य को अपनी घुड़सवार सेना के लिए विदेशों से अरबी एवं ईरानी नस्ल के घोड़े जो है वह मंगवाने पड़ते थे, जिस पर सर्वाधिक मुद्रा जो है वह खर्च होती थी। घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य जो है वह पारितोषिक देता तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो किस में यह प्रदान करता था? शतरंज में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विजयनगर शासनकाल में मनोरंजन के प्रमुख साधनों में शतरंज, यक्षगान, जुआ खेलना आदि शामिल होता था। इनमें से शतरंज में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य जो है वह पारितोषिक देता था और उसे राज्य की स्वीकृति जो है वह प्रदान करता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री हैं वह कौन है? वह कवयित्री हैं गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कुमार कंपन को, किसको? कुमार कंपन को मधुरा विजय के लिए भेजा था। इस अभियान को उसके पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया था। इस मधुरा विजय के विषय में कुमार कंपन की कवयित्री पत्नी जो थी, जिनका नाम था गंगा देवी, इन्होंने एक अपनी रचना की जिसका नाम है मधुरा विजय। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मधुरा विजय में इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह जो है यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विजयनगर के तुलु वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। इन्होंने हम्पी में विट्ठल मंदिर के मंदिर व हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था और हम्पी यानी कि विजयनगर के सभी मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम जो है वह माना जाता है। इसमें विष्णु जी की प्रतिमा जो है वह स्थापित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1513 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में भी यह जारी रहा था, किंतु मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह कभी पूर्ण नहीं हो पाया था। इसमें कुल 56 जो है स्तंभ हैं तथा प्रत्येक 3.7 मीटर जो है वह ऊंचे माने गए हैं। इन्हें ग्रेनाइट के ठोस खंडों में से काटकर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो मैंने बताया था वह कौन था? वह था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस वीडियो की, इस लेक्चर की या बाकी जितने लेक्चर हो चुके हैं उन सब की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।